देखो, आज का जो टॉपिक है, मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे भारत में जो नदी है उस सभी नदी तंत्रों का कैसे कैसे विकास हुआ है, और अधिकांश नदियों का जो उसमें मुख्य नदी कौन सी है, उनकी सहायक नदी कौन सी है, नदी किस दिशा से किस दिशा में फ्लो करती है। और इसके अलावा हमने ये भी बताया था आप सभी को कि जो वाटर डिवाइड है, वो वाटर डिवाइडिंग पॉइंट भारत में कहाँ कहाँ पे ये कार्य करता है। अब जैसे अगर हम पूछे कि नॉर्थ इंडिया में इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में जो वाटर डिवाइड है, वो कहाँ से, वो किस पॉइंट को माना जाता है या किस स्थान को वो माना जाता है कि जहां से इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम दोनों अलग हो जाते हैं। कोई बताओ। कोई आइडिया नहीं। देखो, स्टड एक चीज, तनु मुकेश और बाकी जितने सारे आप सभी दोस्त सब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक चीज समझो कि स्टडी का पैटर्न क्या होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई हमें पता है कि ये जो हमारी पढ़ाई है ये कॉम्पिटिटिव पढ़ाई है। यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें प्रतियोगिता करना है। प्रतियोगिता का मतलब है कि हमें खुद से नहीं करना है, हमें अपने आसपास के जितने सारे जो लोग हैं उन सभी से करना है। अगर हमें खुद से करना रहेगा तो भाई हम जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, वो हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन यदि हमें इन कंपैरिजन, अगर हमें सबके मुकाबले में पढ़ाई करना है, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। स्टडी करने के जो तरीके हैं, जो सबसे अच्छा वेल टेस्टेड तरीका है, उसमें होता है कि हम किसी भी टॉपिक, अगर कोई भी एक टॉपिक है ना, उस टॉपिक को हम लगभग 3 बार पढ़ते हैं। 3 बार का मतलब क्या है कि आप लोगों को पहले से ये पता होता है कि आज की क्लास में एक दिन पहले पता चल जाता है कि आज की क्लास में लगभग कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक को एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए किसी भी मीडियम से। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे अगर नहीं भी अवेलेबल है तो गूगल पे चले गए, एनसीईआरटी की सीबीएसई साइट टाइप किए और वहां से एनसीईआरटी के जो भी क्लास 10 तक के जो भी मटेरियल है, सोशल स्टडीज के पेपर, उसको देख लिए, उसमें आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। यानी कि एक बार हमने पढ़ाई करके, एक बार हमने किया, जो भी आपका ट्यूटर है, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, चाहे कहीं भी आप पढ़ाई कीजिएगा, एक एक बार तो वो आपको पढ़ाएंगे, आपको उससे पहले वो टॉपिक पढ़ के जाना है। फिर आपको उस ट्यूटर से या जो भी आपके सर होंगे महानुभाव, उनसे आपको पढ़ना है। और जब ये पढ़ने के बाद में उससे डिपेंड करता हुआ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेना है। तो 3 बार जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना लगातार, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घर कर जाता है। कैसे? हमने किसी भी टॉपिक को हमने जब खुद से एक बार पढ़ा, तो हमें उसका ओवरव्यू मिल गया, यानी कि एक बैकग्राउंड तैयार हुआ या एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया दिमाग में। जब हमारे सर ने या मैम ने जब उस टॉपिक को हमें पढ़ाया, तो क्या हुआ उससे कि वो जो भी मेरे अंदर में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी विचार था, उस विचार से रिलेटेड हम जो भी डाउट थे उस वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर अगर हमारा कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो हम उस सर से पूछ भी सकते हैं कि सर ये चीज है। उसके बाद में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे सवाल जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो अगर क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो उसको गूगल पे सर्च करके या किसी भी मीडियम से हम बना सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, जैसे जो भी आपके जितने सारे आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन आपके हर दिन वीडियो वो यूट्यूब पे मैं अब से डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा। तो ये 3 तरीके से पढ़िएगा ना, तभी आप किसी भी एग्जाम में खुद को आप एज दे पाइएगा। अदरवाइज आप सभी इस करोड़ों की भीड़ में केवल भीड़ की तरह से ही शामिल हो पाइएगा, कभी उसको लीड नहीं कर पाइएगा। तो देखो, बेसिकली क्या है ना कि मेरा सवाल ये था कि आखिर में जो नॉर्थ इंडिया में जो इंडस रिवर सिस्टम है और जो गंगा रिवर सिस्टम है, उसके बीच में डिवाइड कहाँ पे हो रहा है।
तो देखो, अगर इस मैप को देखोगे ना, तो सबसे आखिरी रिवर जो इंडस रिवर कौन सी है, तो ये सिंधु रिवर है। ये सिंधु का आपको दिख रहा है क्या? ये सिंधु रिवर है। और जो सबसे इसकी आखिरी रिवर जो हमें दिखती है, वो दिखती है यहां से इस तरीके से, सतलज रिवर। यानी सतलज के बाद में, क्योंकि इसके बाद में अगर आप आओगे तो यहाँ पे हमें एक रिवर देखने को मिल जाती है, जो कौन सी है, तो जो यमुना रिवर है। ये तो यमुना है। और उसके बाद में एक जो मुख्य रिवर है वो कौन सी थी, ये गंगा रिवर है। और ये गंगा और यमुना फिर कहाँ पे जाके मिल जाते हैं, तो ये आपको प्रयागराज या इलाहाबाद में जाके मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं डिवाइड मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति या स्थलाकृति है जहां से नदी का पानी एक तरफ इधर मुड़ जा रहा है और एक तरफ इधर मुड़ जा रहा है। तो इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइडिंग पॉइंट बोलेंगे। कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का जो डिवाइडिंग पॉइंट है, वो यहाँ पे है। अब इस पर्टिकुलर स्थान का जो नाम है वो है अंबाला। अंबाला से ही आपको डिसाइड हो जाता है कि सिंधु नदी तंत्र का इलाका अलग हो जाता है और आपको गंगा नदी तंत्र का इलाका अलग हो जाता है। क्लियर हुआ? तनु, मुकेश? क्या जी, क्लियर हुआ या नहीं? ओके। तनु, तुम्हें नहीं हुआ क्या अभी तक? फिर से प्रॉब्लम। आप देखो, इसके बाद में अगर हम आप देखोगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि एक और डिवाइडिंग रेंज हमें देखने को मिलता है। वो कौन सा है भाई? तो देखो, यहाँ पे नर्मदा रिवर इस दिशा में फ्लो कर रही है। इसके अलावा जो ताप्ती रिवर है वो इस दिशा में फ्लो कर रही है। यहीं पे माही और साबरमती रिवर भी इस तरह की फ्लो कर रही है। तो यानी हमें एक और चीज क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी कहीं ना कोई कोई डिवाइडिंग है, क्योंकि नीचे में अगर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ नासिक है। और इधर नासिक आने के बाद में हमें एक रिवर का फ्लो इधर देखने को मिलता है। इधर पानी का सोर्सेस इधर सारे के सारे इस गोदावरी में जाके चले जाते हैं। चाहे ये कृष्णा रिवर है तो कृष्णा की भी जितनी सारी सहायक नदियां हैं, चाहे तुंगभद्रा हो चाहे भीमा हो, ये जितनी सारी नदियां हैं, ये सब इधर फ्लो कर रही है। तो यानी ये भी एक डिवाइड कर रहा है। किसको किसको कर रहा है? तो ये गंगा रिवर सिस्टम को और जो नर्मदा और ताप्ती के रिवर सिस्टम को ये डिवाइड कर रहा है। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है भाई? तो इस तो इसको डिवाइड करता है आपको विंध्याचल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। तो विंध्याचल बेसिकली क्या करता है कि विंध्याचल वो डिवाइडिंग पॉइंट की तरह से कार्य करता है, जिसकी वजह से विंध्याचल के उत्तर की जितनी सारी जो पानी या नदी सोर्सेस है, उन सभी का पानी आपको गंगा में चला जाता है। गंगा या फिर यमुना में चला जाता है। और यमुना चूंकि सहायक नदी है गंगा की, इसलिए संपूर्ण नदी का पानी आपको गंगा में फाइनली मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इधर विंध्याचल के दक्षिण वाली जो दिशा में ये नर्मदा ताप्ती और इन सभी नदियों का जो सोर्सेस है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो इधर में जितने सारे जो पानी बरसता है, वो सारा नर्मदा या ताप्ती में चला जाता है। इसी तरीके से हमें वेस्टर्न घाट भी देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट की क्या खासियत है? इधर में हमें देखो, ये वेस्टर्न घाट का इलाका है। तो वेस्टर्न घाट में हमें क्या देखने को मिलता है कि इधर से वेस्टर्न घाट के पूरब में
जो भी नदी छोटी मोटी नदी है, सॉरी ये पश्चिम दिशा है, तो जो भी पश्चिम की नदी है वो छोटी सी है और वो काफी तेजी से फ्लो कर जाएगी। लेकिन इसके वेस्टर्न घाट के जो भी पश्चिमी, सॉरी जो पूरब में जितनी सारी नदियां हैं, वो सारी सारी नदी इधर की ओर फ्लो कर जाएगी, इधर की ओर, तो वो पूरब में फ्लो कर जाएगी। यानी वेस्टर्न घाट भी एक तरीके से डिवाइडिंग, वाटर डिवाइडिंग पॉइंट की तरह से कार्य करता है। क्लियर हो गया? अब हम जब बात करते हैं ना कि हिमालयन रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि हम जब पूरे पूरे भारत में नदी तंत्रों के बारे में बात करते हैं तो हमें बेसिकली दिमाग में आता है चार मुख्य तरह की नदी तंत्र। पहला है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है कि जो भी सेंट्रल हाईलैंड है, यानी कि जो भी हमारा दक्षिण जो मध्य भारत का जो उच्च भूमि है वहां से जितनी सारी नदियां जो निकल रही हैं उसकी अलग खासियत होगी। कैसे भाई खासियत होगी? तो तुम्हें पता है कि जो चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सारी जो नदी है, इन सभी नदियों की क्या खासियत है? तो इन सभी नदियों की खासियत है कि ये सेंट्रल हाईलैंड के इलाका से निकल रही है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? रिफ्ट वैली का मतलब है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब कि हम लोगों ने देखा था, जब ज्योग्राफी में देखा था, कि जैसे मान के चलो कोई एक प्लेन सरफेस है। अब इसमें क्या हुआ कि ये इलाका धीरे से दब गया। अब दबने के बाद जो आकृति बना वो इस तरीके का कुछ आकृति बन गया। अब ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। अगर ये रिफ्ट वैली है तो इसे हम भ्रंश घाटी बोलेंगे, और इस पे अगर कोई नदी फ्लो कर रही है तो भाई वो रिफ्ट वैली वाली रिवर हो जाएगी। भारत में कुछ मुख्य नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। पहला कौन से? पहले है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, और तीसरा ठीक आपके पास में, आपसे 200-300 किलोमीटर दूर पे एक नदी है दामोदर। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं, ये तीनों आपको रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट से जो भी नदी निकलती है। तो वेस्टर्न घाट से कुछ नदी निकलती है। अगर ये वेस्टर्न घाट है तो कुछ नदी किधर निकलती है? पश्चिम दिशा में। और कुछ नदियां निकलती हैं पूरब दिशा में, जिसमें जो पूरब दिशा में निकलने वाली नदियों में से गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी, ये प्रमुख नदी है। और इधर से निकलने वाली वेस्टर्न घाट के पश्चिम दिशा से निकलने वाली, तो उसमें है मांडवी, उसमें है पेरियार, और इस तरीके से जो नदियां हैं। या बिल्कुल सही है। वो सह्याद्री का भी रीजन है, और दूसरा क्या है कि वहां पे इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो वेस्टर्न घाट की खासियत क्या है कि वेस्टर्न घाट में वो वो पूरा पूरा इलाका समंदर का किनारा साइड से भी पड़ता है। वर्षा काफी अच्छा खासा होता है, तो वहां पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें अच्छी तरीके से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे जो जीव जंतुओं की जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक है। पेड़ पौधे, फूलों, इन सभी की जो प्रजाति हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। ठीक उसी तरीके के देखने को मिलती है जिस तरीके से रेन फॉरेस्ट में होता है। रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षा वन वाले जो जंगल है। ये जो वर्षा वन वाले जो जंगल है, वर्षा वन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जहाँ पे वर्षा हो और उस पे जो जंगल डेवलप हो उसे हम वर्षा वन जंगल कहते हैं। ये अधिकांशतः उन इलाकों में होता है जहाँ पे अत्यधिक टेम्परेचर पड़ रहा हो और वहां पे आसपास में आपको कोई जल का सोर्स, यानी सागर या समुद्र का इलाका आपको पास में देखने को मिलता है। और इन्हीं इलाकों में जम के गर्मी पड़ती है, उससे वर्षा भी डेली की डेली होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर इलाके में हमें वर्षा वन का जंगल देखने को मिलता है। तो हमें जो सह्याद्री है, सह्याद्री देखो, वेस्टर्न घाट को हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जो कि काफी लंबे इलाके में उसके हमें रेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें महाराष्ट्र रीजन में जो देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में ही उसको बेसिकली हम सह्याद्री कहते हैं। लेकिन बाकी वो पूरा का पूरा जो दक्षिण तक फैला हुआ है, तो उसी की जो कुछ जो श्रृंखलाएं हैं जो केरल में अलग हो जाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अन्नामलाई। और उसी की कुछ श्रृंखलाएं जहाँ पे केरल और तमिलनाडु के बीच में, जहाँ पे वो पूर्वी घाट से या ईस्टर्न घाट से जो मिलती है, उसी जगह को हम कहते हैं नीलगिरी। तो ये तो उसकी अलग अलग खासियत है। जब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर का, तो हिमालयन रिवर की खासियत क्या है कि इसमें बेसिकली तीन नदी तंत्र हमें देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है कौन सा? पहला देखने को मिलता है सिंधु। सिंधु
प्लस सिंधु की सहायक नदी सिंधु प्लस गंगा, और एक नदी और हमें देखने को मिलता है, वो है ब्रह्मपुत्र। ये 3 तरह की नदी तंत्र या नदी व्यवस्था में देखने को मिलता है। हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो सिंधु के बारे में बात करेंगे, फिर हम गंगा को देखेंगे, और फिर हमें ब्रह्मपुत्र को देखना है। अब एक छोटा सा एक सवाल इसी में इंटरेस्टिंग चीज है। तुम सभी को पता है कि लगभग हमारे यहाँ पे जो क्रिटेशियस एरा था, क्रिटेशियस एरा में जो डेक्कन प्लेटू एरा है, उस डेक्कन प्लेटू पे आपको जो लावा है वो लावा फैला, और उसके बाद में आज जो हमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, इन कुछ इलाकों में जो हमें काली मिट्टी की जो परत देखने को मिलती है, ये क्रिटेशियस एरा का हमें देखने को मिलता है। क्रिटेशियस एरा तक हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्लियर? क्रिटेशियस एरा तक क्या नहीं बना है? तो हिमालय बना ही नहीं है। जब हिमालय नहीं बना होगा तो क्या हिमालय से निकलने वाली नदियां बनी होंगी? बिल्कुल भी नहीं बनी होंगी। लेकिन हमें ये तो पता है कि हिमालय के बनने से पहले ये जो तिब्बत प्लेटू का एरिया था, इस तिब्बत प्लेटू के एरिया के पास में एक सागर बहती थी जिसका नाम था क्या? टेथिस सी या टेथिस सागर। अगर ये इलाका इतना ऊंचा इलाका था पहले से, तो यहाँ पे एक नदी भी, यहाँ पे एक नदियां भी प्रवाहित होती होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो भी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उस हिमालय के फॉर्मेशन में हमें जो चट्टानें देखने को मिलती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अवसादी चट्टानें वैसी चट्टानें होती हैं जो कि अवसाद के जमने से बनती है। अवसाद क्या होता है कि जब नदियां अपने साथ में पहाड़ों को काटती है, जब अपने साथ मिट्टी वगैरह जो का जमाव करती है, तो उसी को हम अवसाद कहते हैं। यानी जो भी जमाव होता है उसी को अवसाद कहते हैं। कई बार हम इंसानों में भी अवसाद जमने लगता है, या अवसाद में हम घिर जाते हैं। उसका बेसिकली मतलब क्या है कि हम किसी भी पुराने विचार को या किसी भी थॉट्स को लेके जब वो हमारे पर हावी होने लगता है, तो हम वो बेसिकली क्या है कि हम एक अवसाद में घिर गए हैं, जो कि हमें नहीं हावी होने देना चाहिए किसी भी कीमत पे। कोई भी जो विचार है, कोई भी ऐसे थॉट्स जो आप पे बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो उससे दूर हो जाना बेहतर ही है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि 33C, तो 33C में भी जब ये मलबा जमा हुआ, तो इसी मलबे से ही तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। 33 में मलबा या अवसाद आया कहाँ से? तो यानी यहाँ पे कोई ना कोई नदी इस तिब्बत प्लेटो से प्रवाहित होती होगी। इसी नदी को हम लोग बेसिकली कहते हैं शिवालिक या इंडो ब्रह्मा रिवर। हम मानते हैं कि एक नदी एक ऐसी होगी जिसे शिवालिक रिवर या फिर इंडो ब्राह्मिक रिवर माना जाता है। वो कैसी रिवर होगी? वो सारी सारी रिवर एंटीसीडेंट रिवर होगी, यानी कि हिमालय के पहले से बनी हुई रिवर है। और उन रिवर में कौन सी है नदियां हैं? उसमें हमें देखने को मिलता है सिंधु रिवर। उसी रिवर में हमें देखने को मिलता है सतलज रिवर। उसी रिवर में गंगा की एक शाखा है जो कि हमें देखने को मिलती है हिमालय से भी उत्तर से निकलते हुए। एक और रिवर हमें देखने को मिलती है, वो रिवर है आपको कोसी। क्यों? कोसी जिस जगह से उसकी एक धारा निकलती है, वो माउंट एवरेस्ट के भी उत्तर से निकलती है। इसके अलावा जो हमें ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी इस तरीके से फ्लो करते हुए इधर आ रही है। यानी कुछ ये ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय पार से निकल के आ रही है। अब जब ये हिमालय पार से निकल के आ रही है, तो इसमें 2 नदी ऐसी हैं जो कि गॉर्ज बनाती है। कैसी गॉर्ज बना रही है? तो भाई, तो गॉर्ज बेसिकली क्या होता है कि देखो, मान के चलो कि जब कोई हिमालय का या कोई भी एक पर्वत श्रृंखला तैयार हो रहा है, तो वहां पे पर्वत श्रृंखला तैयार होता है करोड़ों वर्षों में। धीरे धीरे वो उसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे वो बढ़ती रहती है। लेकिन यदि कोई नदी कंटिन्यूअस फ्लो करती रहेगी, तो इस पर्टिकुलर स्थान पे जहां पे नदी ये फ्लो कर रही है, वो क्या करेगी? वो इस जगह पे जमाव होने ही नहीं देगी। तो जब ये जमाव होने ही नहीं देगी, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहां तक, और फिर इसके बाद में यहां तक, ऐसे। ये बीच में क्या है कि ये पूरी पहाड़ी श्रृंखला है, लेकिन बीच में हमें नदी नीचे फ्लो करते हुए दिख रही है। ये चीज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें नंगा पर्वत के पास देखने को मिलता है, जहां पे सिंधु एक काफी बड़ा गॉर्ज बनाती है। फिर हमें नामजा बरवा के पास में, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न करती है, वहां पे भी हमें एक देखने को मिलता है, गॉर्ज है। तो इस तरीके से ये जो 2 मुख्य नदी है, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र है,
ये दो मुख्य ऐसी नदी है जो कि गॉर्ज बनाती है, यानी कि इसने हिमालय को ही काट दिया है, हिमालय को ही बनने से वहां पे रोक दिया। यानी कि ये दो मुख्य नदी, इसके अलावा सतलज, कोसी और गंगा की एक धारा जो है, जो उसकी एक शाखा जो ग्लेशियर जो पिघल के आता है, उसे माना जाता है कि वो भी एंटीसीडेंट है, क्योंकि उसकी शाखा लगभग हिमालय पहाड़ के पास पहुंच जाती है। इसी एंटीज जो पुरानी एक नदी जिसे हम मानते हैं, बिलीव करते हैं कि ये एक नदी होगी, उसी रिवर को हम क्या कहते हैं, उसी रिवर को कहते हैं शिवालिक रिवर। याद रखना कि शिवालिक पर्वतमाला भी है जो कि हिमालय की सबसे आखिरी श्रेणी है, और लेकिन यहाँ पे जो शिवालिक है वो इस रिवर को भी माना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। या फिर इसका नाम है इंडो ब्रह्मा। क्या नाम है? इंडो ब्रह्मा रिवर। ये हिमालय से भी पुरानी एक रिवर होगी। चलो अब हम बात करते हैं सिंधु रिवर का। तो सिंधु की क्या खासियत है? देखो, सिंधु रिवर की खासियत क्या है कि सिंधु जिस स्थान से निकलती है, अगर उसको हम नक्शे पे जब गौर करते हैं, तो ये लगभग हमें देखने को मिलता है कि कैलाश मानसरोवर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और उसी के पास में ग्लेशियर जो है, उन्हीं ग्लेशियर से आपको निकलती है सिंधु रिवर। और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? उस ग्लेशियर का नाम है बोखारछू। बोखारछू ग्लेशियर से क्या निकलता है? तो यहां से निकलता है आपको सिंधु रिवर। सिंधु वहां से निकलने के बाद भारत के जो कौन सा इलाका है ये? जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अब लद्दाख है। तो लद्दाख में वो एंट्री करती है, और लद्दाख में एंट्री करने के बाद ये एंट्री करने के बाद में ये भारत में प्रवाह करती है। इसी के पास में जो इंडस रिवर है, यहीं पे एक शहर बसा हुआ है, जिस शहर को काफी फेमस शहर माना जाता है। ये शहर है लेह। तो लेह शहर किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु रिवर के किनारे स्थित है। अब इसी सिंधु जो रिवर है, ये सिंधु रिवर में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें खासकर क्या है, तो जो भी यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखला तुमको देखने को मिलता है ना, जैसे इस पे जास्कर हो गया, द्रास हो गया, नुब्रा हो गया, गिलगित हो गया, ये सारी सारी जो पहाड़ी श्रृंखला है, उन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम पे यहाँ पे नदियों के भी नाम है, जैसे जास्कर, जैसे नुब्रा, जैसे गिलगित। उसके अलावा सुरु रिवर, उसके अलावा क्या है, तो द्रास रिवर, उसके अलावा क्या है, सियोक रिवर, पुंजा रिवर। ये प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कि आपको कहाँ पे मिलती है? तो सिंधु नदी में आके इसमें मिल जाती है। जब सिंधु वापस में जब यहाँ से टर्न करती, कहाँ से टर्न करती है भाई? तो वो नंगा पर्वत के पास में टर्न कर जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने हिमालय को कहाँ से कहाँ तक माना? हिमालय को हमने माना है नंगा पर्वत से लेकर नामसा पर्वत तक। वो एक वो इस तरीके से फैली हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नंगा पर्वत है, और यहाँ पे नामसा बरवा है। नंगा पर्वत भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जबकि नंगा पर्वत की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? तो वो तिब्बत या चीन में उसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जब देखोगे कि ये जो इलाका है, जो अफगानिस्तान का इलाका है, चाहे ये पाकिस्तान का इलाका है, तो इस इलाके से भी अफगानिस्तान में ये हिंदू कुश की पर्वतमालाएं हैं, सुलेमान कृथर की पर्वतमाला है। तो यहाँ से भी कुछ नदियां हैं जो कि सिंधु में आके मिलती है। उसमें कौन कौन सी खासियत है? तो उनमें है काबुल। काबुल एक शहर का भी नाम है, तो काबुल एक नदी का भी नाम है। ठीक है, फिर क्या नाम है? तो खुर्रम। खुर्रम एक आपको बादशाह का भी नाम होता था। फिर क्या नाम है? तोची। फिर एक का नाम है गोमल। ये सारी नदियां कौन सी हैं? तो ये अफगानिस्तान के साइड से निकल के फिर सिंधु में आके मिलती है। सिंधु रिवर पहाड़ों से उतरने के बाद जिस जगह पे मैदानी इलाके में प्रवेश करती, उस स्थान का बेसिकली एक नाम है। और इस नाम को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अटक। अटक के पास में क्या है? तो अटक के पास में सिंधु बेसिकली उतर जाती है। कहाँ पे? तो वो पहाड़ों से उतर जाती है। क्लियर? और जब अब इसी में बात आता है कि जब अगर हम बात करते हैं कि सिंधु तो ये मुख्य नदी होगी, तो सिंधु जिस जगह पे वो किस सागर में जाके मिलती है, तो याद रखना कि भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर में ये जाके मिलती है। सिंधु नदी के मुहाने पे कौन सा शहर बसा हुआ है? जो कि
मुहाना मतलब होता क्या है? मुहाने का मतलब होता है कि यदि कोई भी नदी जब सागर में जाके मिलती है ना, तो जिस स्थान पे वो जाती है, जैसे ये नदी फ्लो कर रही है और ये पानी का एरिया है, ये सागर है, तो यहाँ पे जब वो मिलती है तो इस जगह को मुहाना कहते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा कि सिंधु नदी के मुहाने के पास में कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखो, जिस स्थान पे मुहाने का मतलब क्या होता है, मुहाने का मतलब होता है कि जब कोई नदी जाके सागर के पास में जब वो मिल जाती है जिस स्थान पे, तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्थान को हम उसका मुहाना कहते हैं। हम तट की बात नहीं कर रहे, हम उसके बैंक के कि कौन से रिवर सिंधु के बैंक के किनारे हैं। बैंक यानी तट के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं कि उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। हमने जो पहले ही देखा है कि भारत में कौन सा शहर है सिंधु नदी के किनारे, तो वो लेह शहर है। ठीक है। लेकिन हम बात करें मुहाने की, यानी उसके माउथ पे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो याद रखना कि जब भारत पाकिस्तान एक था, तो एक प्रमुख बंदरगाह था भारत का जिसका नाम था कराची, जो आज पाकिस्तान का एक प्रमुख बंदरगाह है। कराची शहर के पास में ही आपको ये जो सिंधु नदी है वो आके अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कराची शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। जो इसकी लंबाई है, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, वो लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसकी एक खासियत क्या है कि भारत में मात्र इसकी जो कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है वो 1114 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। सिंधु नदी विश्व में किन किन देशों में प्रवाहित होती है? सिंधु नदी विश्व के किन किन देशों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन में या निम्न में से वो कौन सा देश है जहां पे सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होता है? पहला, हम एक सवाल ही पूछ लेते हैं। सवाल ये है, हम ऑप्शन दे देते हैं। सवाल तुम लोगों ने सुन लिया है कि सिंधु नदी निम्न में से किन किन देशों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला है, किसमें प्रवाहित नहीं होती है? पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन स्लैश तिब्बत। सवाल जिससे एक और जो जुड़ा हुआ है, वो स्थान कौन सा है जहां पे सिंधु की जो खास पंच सहायक नदियां हैं, वो जिस स्थान पे सिंधु से मिलती है, उस स्थान का क्या नाम है? देखो, हम लोगों ने देखा था कि सिंधु नदी जिस स्थान पे पहाड़ों से उतर के जिस स्थान पे वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है अटक। ठीक है। फिर ये माउंटेनियर प्लेसेस हो गया और ये प्लेन एरिया हो गया। फिर ये नदी फ्लो करती है। फ्लो करने के बाद यही नदी है अपना सागर में जाके मिल जाती। इसके मुहाने के पास जो शहर विकसित है, उस शहर का क्या नाम है भाई? तो उस शहर का नाम है कराची। ये भी क्लियर है। सिंधु नदी के किनारे में जो भारत में एक मुख्य शहर बसा हुआ है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लेह। अब जो सवाल है कि सिंधु जो मुख्य नदी है, इसमें कौन कौन, इसमें जितनी सारी जो इसकी पंजाब में बहने वाली जो नदियां हैं, वो किस स्थान पे जाके सिंधु से मिल जाती है? तो 5 नदियां हैं। वो 5 नदी कौन सी है? वो नदी है आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये आपको मुख्य नदी है। अब ये नदी किस स्थान पे जाके सिंधु में मिल जाती, उस स्थान का क्या नाम? मान के चलो इधर से 5 नदियां आई हैं। ये सारी 5 नदियां पहले इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये 5 नदी आके मिलती है। अब जिस स्थान पे मिल रही उस स्थान का क्या नाम है? तो इस स्थान का नाम है मीठन कोट। क्या नाम है? मीठन कोट।